प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। गद्य खंड का प्रथम पाठ है नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। सर्वप्रथम मैं आपको ये बात बता दूं कि लेखक परिचय गद्य भाग में और पद्य भाग में कवि या कवियत्री परिचय, इसे ठीक प्रकार से पढ़ना, समझना, याद करना ये आवश्यक है, क्योंकि हमारे कोर्स में लेखक और कवि परिचय ये शामिल है और प्रश्न पत्र में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी ध्यान रखें, जब भी कभी हम किसी गद्य के या पद्य के पाठ को पढ़ते हैं तो उससे पूर्व उसके लेखक परिचय या कवि कवियत्री परिचय जो भी होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। आप भी ध्यान से उन सारी चीज़ों को समझें, पढ़ें, याद करें, इस बात को हल्के में न लें। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। तो ये जीवन में साहित्य का स्थान क्या है, इसके विषय में मुंशी प्रेमचंद ने ये बात कही है। अर्थात साहित्य का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। साहित्य में हम विश्व की आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। इनका मूल नाम था धनपत राय, जिनका जन्म हुआ सन 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में। 31 जुलाई सन 1880 को इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये उपन्यास हैं इनके। सोजे वतन, मानसरोवर, ये 8 खंडों में प्रकाशित है, ये कहानी संग्रह है। गुप्तधन, ये भी इनका कहानी संग्रह है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये इनके नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनके निबंध संग्रह हैं। प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य में महान कहानीकार के रूप में, महान उपन्यासकार के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी का नाम लिया जाता है। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में, गरीबी में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की इन्होंने पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए इनको नौकरी करनी पड़ी। पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, गरीबी की स्थिति थी, इसलिए एमए करने की, अंग्रेजी में एमए करने की प्रबल इच्छा होने के बाद में भी इन्हें अपनी एमए की पढ़ाई छोड़ करके जीवन यापन के लिए नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इन्हें त्यागपत्र भी देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी। तो पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया है, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों ही देखने को मिलता है।
हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। हिंदी साहित्य के विषय में कहा जाता है कि कहानी और उपन्यास की विधा में जो काल विभाजन होता है वो मुंशी प्रेमचंद जी के समय से ही परिवर्तन उसमें आता है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, इस प्रकार से हिंदी साहित्य में कहानी और उपन्यास को 3 युगों में बांटा गया है। जो कहानी उपन्यास, जो कथाएं मुंशी प्रेमचंद जी के हिंदी साहित्य में आने से पहले मौजूद थी, उन्हें प्रेमचंद पूर्व युग के रूप में जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी जब कहानी साहित्य, उपन्यास साहित्य में आए तो उनके युग को उनकी एक अलग विधा थी। उस काल में अन्य लेखकों के द्वारा लिखे गए कहानियाँ, रचनाएं, उपन्यास, उनकी विधा मुंशी प्रेमचंद जी से मिलती जुलती थी, तो उस युग को प्रेमचंद युग के रूप में जाना गया। और प्रेमचंद जी के बाद में जो समय आया उसे प्रेमचंदोत्तर युग के रूप में जाना जाता है। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रूमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। उसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा है। हिंदुस्तानी भाषा प्रेमचंद जी के समय कौन सी मानी जाती थी? हिंदी उर्दू जो मिश्रित भाषा थी उसे हिंदुस्तानी भाषा के रूप में जाना जाता था। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। अर्थात प्रेमचंद जी के समय में प्रेमचंद जी के द्वारा जो कहानियाँ, जो उपन्यास लिखे गए उनमें हिंदुस्तानी भाषा अर्थात हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रूमानियत के ताने बाने में बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। प्रेमचंद जी की कहानियों में, प्रेमचंद जी के उपन्यासों में सामाजिक जीवन देखने को मिलता है, यथार्थवाद देखने को मिलता है। यथार्थवाद, वास्तविकता। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद जी ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती दिखाई गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। वो कठोर वास्तविकता को अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में
जाहिर करते रहे। गोदानोपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं, जिनमें उन्होंने समाज की वास्तविकता को बड़े कठोरता के साथ में प्रस्तुत किया है, व्यक्त किया है। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा, इसका प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद जी की एक बहुचर्चित कहानी है, एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार से प्रलोभन दिया जाता है धन का, लेकिन सत्य पर अडिग व्यक्ति धन के प्रलोभन में बिल्कुल भी नहीं आता और धर्म की जीत होती है, धन को हारना होता है। पंडित अलोपीदीन और बंशीधर के बीच की यह कहानी हम आगे आने वाले टर्न पर पढ़ेंगे। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। यहाँ धन को किस रूप में कहानी में प्रस्तुत किया गया है? असद्वृत्ति के रूप में, बुराई के रूप में, असत्य के रूप में। और धर्म को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? सद्वृत्ति के रूप में, अच्छाई के रूप में और सत्य के रूप में। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धर्म की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं। पंडित अलोपीदीन हर प्रकार का कार्य धन के बल पर कराने की क्षमता रखते थे, लेकिन एक बार जब पंडित अलोपीदीन का मुंशी बंशीधर से सामना हुआ तो बंशीधर के सामने उनका धन टिक नहीं पाया। बंशीधर अपने कर्तव्य पर अडिग थे। उनका धर्म अपने कर्तव्य पालन था, सत्य की रक्षा करना था। जब पंडित अलोपीदीन मुंशीधर को धन के बल पर परास्त नहीं कर पाते हैं, धन के द्वारा अपने वश में नहीं कर पाते हैं, तो वे अपने धन का सहारा लेकर अपनी धन की महिमा का उपयोग करके पंडित मुंशी बंशीधर को नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, उससे नौकरी से निकलवा देते हैं। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। किनका सिर झुक जाता है? पंडित अलोपीदीन का। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरब्बत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि पंडित अलोपीदीन जब नमक का अवैध व्यापार कर रहे होते हैं, उस समय उनका पाला पड़ता है मुंशी बंशीधर से। मुंशी बंशीधर को वो धन बल के द्वारा खरीदना चाहते हैं, लेकिन मुंशी बंशीधर अपने कर्तव्य पर अडिग हैं और अंततः नतीजा यह निकलता है कि पंडित अलोपीदीन को मुंशी बंशीधर के सिपाहियों के द्वारा गिरफ्तार कर दिया जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने धन के बल पर समाज में चारों ओर प्रतिष्ठा हासिल की हुई होती है, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा रातों रात समाप्त हो जाती है।
कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। मुंशी बंशीधर अपनी कर्तव्य निष्ठा पर, अपनी ईमानदारी पर अभिमन्यु की भांति अकेला खड़ा हुआ है। कोई उसका सहायक नहीं है, वह अकेला पड़ जाता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी वह हिम्मत नहीं हारता। अंततः पंडित अलोपीदीन को स्वयं शर्मिंदगी महसूस होती है। पंडित अलोपीदीन अपनी हार स्वीकार करते हैं और अंत में आकर के मुंशी बंशीधर से निवेदन करते हैं कि वे उनकी स्थायी जायदाद के मैनेजर नियुक्त हो जाएं। सारी जायदाद के स्थायी मैनेजर मुंशी बंशीधर को पंडित अलोपीदीन द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से ये बातें ली गई हैं, इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। तो ये हमने पढ़ा मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, और हम अगली टर्न पर जो पाठ पढ़ेंगे, नमक का दरोगा, उसका संक्षिप्त परिचय।